आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इथियोपिया पर बात कर रहे हैं। एक ऐसी ज़मीन आप देखिए जिसकी कहानी हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन आज वो कई आधुनिक थोड़ी पेचीदा उलझनों से जूझ रही है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम इथियोपिया के भूगोल को, उसके इतिहास की परतों को, वहाँ के राजनीतिक ताने बाने को और हाँ, उसकी समृद्ध संस्कृति और उन चुनौतियों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मिशन यही है कि ये जो थोड़े कॉम्प्लेक्स तस्वीर है इसे थोड़ा साफ किया जाए। बिल्कुल सही कहा। इथियोपिया आप देखें तो अफ्रीका के नक्शे पर एक बहुत ही खास जगह रखता है। सोचिए, ये उन गिनी चुनी प्राचीन सभ्यताओं में से है जो लगातार आबाद रही हैं, और अफ्रीका में शायद ये अकेला ऐसा देश है जिसने कभी पूरी तरह से यूरोपीय उपनिवेशवाद का वो जो दौर था उसका अनुभव नहीं किया। हाँ, ये बात तो है। लेकिन इसी ऐतिहासिक गौरव के साथ आज ये गंभीर आंतरिक संघर्षों, राजनीतिक अस्थिरता और विकास की जो बाधाएं हैं उनसे भी जूझ रहा है। तो हमारी आज की ये पड़ताल, जैसा आपने कहा, इसी गहरे विरोधाभास को समझने पर ही रहेगी, जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं। चलिए शुरुआत कुछ बुनियादी तथ्यों से करते हैं ताकि सुनने वालों के मन में एक खाका सा बन जाए। हाँ, जरूरी है। इथियोपिया पूर्वी अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे आने वाले इलाके में है, और जैसा आपने कहा ये एक लैंडलॉक्ड देश है, मतलब इसकी सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती। हाँ, चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ। इसके पड़ोसी देश हैं उत्तर में इरिट्रिया, पश्चिम में सूडान और सूडान, दक्षिण में केन्या और पूर्व में सोमालिया और जिबूती। राजधानी अदीस अबाबा है, और ये बात भी अहम है कि सिर्फ राजधानी ही नहीं, ये शहर पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के लिए जरूरी है, क्योंकि अफ्रीकी संघ का मुख्यालय यहीं पर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अपने आप में इथियोपिया की कूटनीतिक अहमियत दिखाता है। हाँ, अच्छा। हमारे स्रोतों के मुताबिक यहाँ करीब करीब 12 करोड़ लोग रहते हैं। 12 करोड़, काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत बड़ी आबादी है, और इतनी बड़ी और विविध आबादी वाले देश में जाहिर है कई भाषाएं बोली जाती हैं। वैसे आधिकारिक भाषा तो अम्हारिक है, लेकिन ओरोमो, तिग्रिनिया, सोमाली जैसी भाषाएं भी बहुत बड़े भाषाई समूह बोलते हैं। ये जो भाषाई विविधता है ना, ये देश की जाति संरचना की जो जटिलता है उसको भी दिखाती है। इस पर हम आगे और बात करेंगे। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। और यहाँ की मुद्रा है इथियोपियन बिर, मतलब ईटीबी। तो ये आंकड़े हमें इथियोपिया का जो पैमाना है और उसकी अंदरूनी विविधता, उसका एक शुरुआती अंदाजा देते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक्स हो गए। अब जरा इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। जैसा आपने शुरू में कहा, ये दुनिया की सबसे पुरानी लगातार बसी हुई सभ्यताओं में से एक है। हाँ जी। लेकिन जो बात इसे अफ्रीकी इतिहास में खास बनाती है और जो हमारे स्रोतों में भी बार बार सामने आती है, वो है इसका कभी पूरी तरह उपनिवेश न बनना। सही। हाँ, 20वीं सदी में इटली ने कुछ सालों के लिए कब्जा जरूर किया था, लेकिन इथियोपियाई लोग उसे एक कब्जे के तौर पर ही देखते हैं, मतलब पूर्ण औपनिवेशिक शासन नहीं मानते। बिल्कुल, वो एक ऑक्यूपेशन था उनके नजरिए से। हाँ, तो इस ऐतिहासिक अनुभव ने उनकी राष्ट्रीय पहचान और वो जो आत्मगौरव की भावना है उसे कैसे गढ़ा होगा, ये सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से स्वतंत्रता का ये जो एक अटूट सिलसिला सा है, वो इथियोपियाई मानस के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये उन्हें महाद्वीप पर एक अलग पहचान देता है। आधुनिक इतिहास की बात करें तो सम्राट हैले सलासी का वो जो लंबा शासनकाल था 1930 से 1974 तक, वो एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। हाँ, उनका नाम तो काफी सुना। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि उनके दौर में इथियोपिया ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी एक पहचान बनाई। राष्ट्रसंघ और बाद में संयुक्त राष्ट्र में भी काफी सक्रिय भूमिका निभाई। कुछ आधुनिकीकरण के प्रयास भी हुए। अच्छा। लेकिन हाँ, इसी दौर में आंतरिक असंतोष भी पनप रहा था, खासकर जमीन सुधारों को लेकर, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर, जो आखिरकार एक बड़े बदलाव का कारण बना। हाँ, 1974 में फिर वो सैन्य तख्ता पलट हुआ जिसने सम्राट को सत्ता से हटा दिया, और फिर डर्ग नाम की एक सैन्य समिति का शासन शुरू हुआ। जी, डर्ग। स्रोत इस दौर को काफी कठोर बताते हैं। एक मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा वाली तानाशाही थी, जिसमें राजनीतिक विरोध को कहा जाता है बेरहमी से कुचला गया। उसे रेड टेरर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, वो दौर काफी भयानक था। और ये दौर करीब 1991 तक चला। तो स्वतंत्रता के इतने लंबे इतिहास के बाद ये देश एक बिल्कुल अलग और काफी मुश्किल दौर से गुजरा। बिल्कुल। और ये दौर भी इथियोपिया के लिए बहुत उथल-पुथल वाला रहा। डर्ग शासन के टाइम पे अकाल भी पड़े, आंतरिक संघर्ष भी हुए। फिर 1991 में जब डर्ग का पतन हुआ तो इथियोपियन पीपल्स रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट,
यानी EPRDF, उसके नेतृत्व में एक नई व्यवस्था बनी। उन्होंने लोकतांत्रिक सुधारों और एक नए संविधान का वादा किया। अच्छा, तो एक उम्मीद जगी होगी। हाँ, उम्मीद तो जगी थी, लेकिन यहीं से आप कह सकते हैं जातीय तनावों का एक नया अध्याय शुरू हो गया, जिसकी परिणति हमने हाल में वो जो टाइग्रे का गृहयुद्ध हुआ उसमें देखी। हाँ, वो तो बहुत भयानक था। बिल्कुल। और ये युद्ध दिखाता है कि 1991 के बाद जो राजनीतिक व्यवस्था अपनाई गई, खासकर वो जो जातीय आधार पर राज्यों का गठन हुआ, वो कितनी नाजुक और विवादास्पद साबित हुई है। ये सिर्फ अतीत का बोझ नहीं है, ये आज का एक ज्वलंत मुद्दा है वहां। आपने राजनीतिक व्यवस्था का जिक्र किया। स्रोत बताते हैं कि इथियोपिया आज एक संघीय संसदीय गणराज्य है। इसका क्या मतलब हुआ? और आपने वो जातीय आधार पर राज्यों के गठन की बात की। ये संरचना काम कैसे करती है और क्यों ये तनाव का कारण बन जाती है? हाँ, देखिए, संघीय संसदीय गणराज्य का मतलब है कि देश कई राज्यों में बटा हुआ है, जिन्हें वो किलोलोच कहते हैं। किलोलोच। हाँ, इन राज्यों के पास कुछ हद तक स्वायत्ता है और राष्ट्रीय स्तर पर एक संसद है जिसके प्रति सरकार जवाबदेह होती है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। ठीक है। लेकिन जो बात इथियोपिया के संघीय ढांचे को खास और कह सकते हैं जटिल बनाती है, वो ये है कि इन राज्यों का गठन मोटे तौर पर प्रमुख जातीय समूहों के आधार पर किया गया है। अच्छा, मतलब हर राज्य का अपना एक प्रमुख जातीय समूह है? हाँ, कमोबेश। सिद्धांत रूप में तो इसका उद्देश्य ये था कि भाई विभिन्न समूहों को अपनी पहचान, अपनी भाषा बनाए रखने और स्वशासन का अधिकार मिले। सुनने में तो ये ठीक लगता है, मतलब अलग-अलग समूहों को अधिकार देना। फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? अब प्रॉब्लम आती है व्यवहार में, जमीन पर। स्रोत यही बताते हैं कि ये जो जातीय संघवाद है या एथनिक फेडरलिज्म जिसे कहते हैं, इसने कई बार समूहों के बीच सीमाओं को लेके, संसाधनों के बंटवारे को लेके और राजनीतिक शक्ति को लेकर एक तरह की होड़ और संघर्ष को बढ़ावा दिया है। कुछ आलोचक तो ये भी मानते हैं कि इसने जातीय पहचान को राजनीतिकरण का एक हथियार सा बना दिया और राष्ट्रीय एकता को शायद थोड़ा कमजोर किया है। अच्छा। वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं अबी अहमद, वो 2018 में जब सत्ता में आए थे तो शुरुआत में उन्होंने इसी व्यवस्था में सुधार और राष्ट्रीय एकता पर जोर देने की बात की थी। हाँ, और उन्हें तो 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ वो जो दशकों पुरानी दुश्मनी थी, उसे खत्म करने के प्रयासों के लिए। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक ऐतिहासिक पल था और उसने बहुत उम्मीदें जगाई थी, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर? लेकिन यहीं पर वो विरोधाभास सामने आता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। स्रोत इस बात पर रोशनी डालते हैं कि जहां एक तरफ बाहरी शांति स्थापित करने के लिए उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिला, वहीं कुछ ही समय बाद देश के भीतर, खासकर टाइग्रे क्षेत्र में, एक भयानक गृहयुद्ध छिड़ गया। हाँ, ये तो अजीब बात है ना? ये दिखाता है कि बाहरी सफलता के बावजूद देश के अंदरूनी जातीय तनाव और राजनीतिक सत्ता के लिए जो संघर्ष थे, वो कितने गहरे और अनसुलझे थे। और उस संघर्ष के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोप भी लगे, जिसने उनकी छवि को काफी, आप कह सकते हैं, धक्का पहुंचाया। ये जातीय संघवाद को मैनेज करने की जो जटिल चुनौतियां हैं, उन्हें उजागर करता है। इन सब राजनीतिक और ऐतिहासिक उतार चढ़ावों का असर तो यकीनन अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता होगा। इथियोपियाई अर्थव्यवस्था के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? आपने कॉफी का जिक्र किया था शुरू में। कॉफी अर्थव्यवस्था देखें तो काफी हद तक कृषि पर ही निर्भर है। ये देश की जीडीपी और रोजगार दोनों का सबसे बड़ा स्रोत है। अच्छा। और कॉफी सिर्फ एक फसल नहीं है वहां, वो इथियोपिया की पहचान का एक हिस्सा है। माना जाता है कि कॉफी की उत्पत्ति ही वहीं हुई थी। अरे वाह। हाँ, और आज भी ये दुनिया के सबसे बड़े कॉफी उत्पादकों में से एक है। खासकर अपनी वो जो उच्च गुणवत्ता वाली अरेबिका किस्में हैं, उनके लिए बहुत मशहूर है। इसके अलावा तिल, दालें, अनाज और हाँ, हाल के वर्षों में फूलों का निर्यात भी काफी महत्वपूर्ण हो गया है। फूल भी? अच्छा। जी हाँ। फूलों का एक्सपोर्ट भी करते हैं। क्या कृषि के अलावा भी अर्थव्यवस्था में कुछ और विकास हुआ है? हमने वो बुनियादी ढांचे में निवेश वगैरह की बात सुनी थी। हाँ, पिछले दशक में, खासकर ये गृहयुद्ध से पहले, सरकार ने बुनियादी ढांचे में काफी भारी निवेश किया था। जैसे सड़कों का जाल बिछाना, बिजली उत्पादन के लिए बड़े बड़े बांध बनाना। उनमें से एक वो विवादास्पद ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम GERD भी है, और रेलवे लाइनों का निर्माण, ये सब शामिल था। अच्छा। इससे कुछ आर्थिक वृद्धि दर्ज भी हुई थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसा कि अंदाजा लगाया जा सकता है, हाल के जो आंतरिक संघर्ष रहे, खासकर टाइग्रे युद्ध और दूसरे क्षेत्रों में भी जो अस्थिरता रही, उसने इस प्रगति पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया है। जाहिर है। संघर्ष ने व्यापार को बाधित किया, निवेश को रोका और सरकारी खजाने पर भी भारी बोझ डाला। इसके अलावा
कृषि पर इतनी ज्यादा निर्भरता जो है वो अर्थव्यवस्था को जलवायु परिवर्तन के जो असर हैं, जैसे बार बार सूखा पड़ना और वैश्विक बाजार में कृषि उत्पादों की कीमतों के उतार चढ़ाव, उनके प्रति बहुत संवेदनशील बना देती है। ये भी एक कमजोरी है। आपने जलवायु परिवर्तन और सूखे का जिक्र किया। इथोपिया का भूगोल और जलवायु इसमें कैसे भूमिका निभाते हैं? हमने सुना है कि वहाँ का भूदृश्य काफी विविध है, मतलब अलग अलग तरह का है। हाँ, इथियोपिया का भूगोल वाकई में बहुत नाटकीय और विविध है। यहाँ ऊंचे पठार हैं, पहाड़ हैं, जिनमें से कुछ तो अफ्रीका के सबसे ऊंचे शिखर भी हैं। अच्छा। दूसरी तरफ गहरी घाटियां हैं, जैसे कि वो प्रसिद्ध ग्रेट रिफ्ट वैली, जो देश के बीच से होकर गुजरती है। यहाँ कई बड़ी झीलें भी हैं और शक्तिशाली नदियां भी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है नीली नील, ब्लू नाइल। हाँ, ब्लू नाइल, जो आगे चलकर सूडान और मिस्र के लिए पानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत बनती है। यही नदी उस ग्रैंड रेनेसा डैम का स्थल भी है, जो पड़ोसी देशों के साथ तनाव का एक कारण भी रहा है। इस तरह की भौगोलिक विविधता का जलवायु पर क्या असर होता है? इस विविधता के कारण इथियोपिया में जलवायु भी बहुत अलग अलग है। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ठंडा रहता है, जबकि निचले इलाकों में काफी गर्मी होती है। बारिश का पैटर्न भी अलग अलग क्षेत्रों में काफी अलग होता है। इथियोपिया को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। बारिश के पैटर्न अनियमित हो रहे हैं, मतलब कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बाढ़ आ जाती है। ओह! सूखे की आवृत्ति और तीव्रता दोनों बढ़ रही हैं, जिसका सीधा असर कृषि उत्पादन पर, पशुधन पर और पीने के पानी की उपलब्धता पर पड़ रहा है। हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल, ये उन लाखों लोगों के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है जो अपनी रोजी रोटी के लिए कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर हैं। तो ये मौजूदा चुनौतियों को और ज्यादा गहरा कर देता है। इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था, भूगोल, इन सब के बीच इथियोपिया की संस्कृति कैसी है? वो तो बहुत समृद्ध मानी जाती है। स्रोत क्या तस्वीर पेश करते हैं? सांस्कृतिक रूप से आप कह सकते हैं इथियोपिया एक खजाना है। अविश्वसनीय रूप से समृद्ध, प्राचीन और बहुत ही अनूठी संस्कृति है। धार्मिक विविधता इसकी एक बड़ी पहचान है। यहाँ दुनिया के सबसे पुराने ईसाई समुदायों में से एक है इथियोपियाई रूढ़िवादी तेवाहेदो चर्च। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसकी परंपराएं 4वीं शताब्दी तक जाती हैं और ये आज भी बहुसंख्यक आबादी का धर्म है। साथ ही इस्लाम की भी यहाँ बहुत पुरानी और गहरी जड़ें हैं और ये देश के कई हिस्सों में प्रमुख धर्म है। अच्छा। इसके अलावा पारंपरिक अफ्रीकी मान्यताएं और यहूदी धर्म का एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक समुदाय बीटा इजराइल जिसे कहते हैं, वो भी यहाँ मौजूद रहा है। वाह, इतनी विविधता। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि ज्यादातर समय ये विभिन्न समुदाय शांतिपूर्वक एक साथ रहते आए हैं। हालांकि कभी कभी तनाव भी उभर आता है, ऐसी बात नहीं है। धर्म के अलावा संस्कृति के और कौन से पहलू खास हैं? खाने पीने, संगीत वगैरह? हाँ, बहुत कुछ है। उनका खाना बहुत विशिष्ट है, खासकर इंजरा। इंजरा? हाँ, ये एक खमीर उठी हुई स्पंजी सी थोड़ी खट्टी फ्लाइट ब्रेड होती है, जो टेफ नाम के एक अनाज से बनती है और ये लगभग हर भोजन का आधार होती है। अच्छा। इसे अलग अलग तरह की सब्जियों और मांस का स्टू के साथ खाया जाता है, जिन्हें वॉट कहते हैं। सुनने में दिलचस्प लग रहा है। उनका संगीत और नृत्य भी बहुत खास है। हर एक क्षेत्र की अपनी अनूठी शैलियां हैं, अपने वाद्य यंत्र हैं। पारंपरिक पोशाकें भी बहुत रंगीन और जटिल डिजाइन वाली होती हैं। और फिर कला और वास्तुकला को तो भूल ही नहीं सकते। प्राचीन चर्चों और मठों में अद्भुत भित्ति चित्र और पांडुलिपियां मिलती हैं। और लालीबेला के वो जो चट्टानों को काटकर चर्च बनाए गए हैं, हाँ, वो तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बिल्कुल, वो तो विश्व धरोहर स्थल है और इंजीनियरिंग का एक अविश्वसनीय नमूना है। तो ये सब मिलकर एक बहुत ही जीवंत और गहरी सांस्कृतिक पहचान बनाते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर हम आज की स्थिति पर नजर डालें, तो स्रोत इथियोपिया के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों को कैसे देखते हैं? मतलब किन मुख्य मुद्दों पर हमें ध्यान देना चाहिए? स्रोत कई गंभीर और आपस में जुड़ी हुई चुनौतियों को उजागर करते हैं। सबसे प्रमुख और शायद सबसे तत्काल चिंता का विषय है, वो है जारी जातीय संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता। और टाइग्रे का गृहयुद्ध भले ही औपचारिक रूप से खत्म हो गया हो, जैसा कहा जा रहा है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। और देश के दूसरे हिस्सों में भी, जैसे ओरोमिया और अमारा क्षेत्रों में, वहां भी हिंसा और संघर्ष की खबरें आती रहती हैं। ये उस जातीय संघवाद के मॉडल पर गंभीर सवाल खड़े करता है, जिसके बारे में हमने बात की थी। और इन संघर्षों का मानवीय प्रभाव क्या पड़ रहा है? बहुत विनाशकारी। स्रोत बताते हैं कि इन संघर्षों के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए, मतलब अपने घर और जमीन छोड़ने को मजबूर हुए हैं। लाखों लोग? हाँ, लाखों। एक बहुत बड़ा मानवीय संकट पैदा हुआ है, जिसमें खाद्य असुरक्षा यानी भुखमरी का खतरा एक बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बहुत सीमित है
खासकर उन इलाकों में जहां संघर्ष चल रहा है। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता और मानव अधिकारों की चिंताएं तो बनी ही हुई हैं। देश में युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे यूथ बल्ज कहते हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त शिक्षा और रोजगार के अवसर नहीं है। इससे बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। और ये भी फिर एक समस्या बन सकती है। बिल्कुल, ये सामाजिक अशांति का एक और कारण बन सकता है। और इन सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों के साथ साथ वो पर्यावरणीय दबाव भी हैं जिनकी बात हुई थी। बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले बात की, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, सूखा, अनियमित वर्षा, मरुस्थलीकरण, ये सब कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आबादी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये पानी जैसे संसाधनों पर दबाव बढ़ाता है और कभी-कभी स्थानीय स्तर पर संघर्षों को भी हवा दे सकता है। इसके अलावा वनों की कटाई और भूमि क्षरण जैसी पर्यावरणीय समस्याएं भी हैं। तो ये सभी चुनौतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक बहुत ही जटिल जाल बनाती हैं। इनसे निपटना इथियोपिया के नेतृत्व और वहां के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है। तो कुल मिलाकर देखें, इथियोपिया की कहानी विरोधाभासों से भरी हुई लगती है। एक तरफ इतना गौरवशाली अतीत, इतनी अनोखी सांस्कृतिक विरासत, अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, और दूसरी तरफ जातीय विभाजन की गहरी खाई, लगातार राजनीतिक उथल-पुथल और विकास की राह में खड़ी बड़ी-बड़ी चट्टानें। हाँ, यही सार है जो स्रोतों से उभर कर आता है। ये विरोधाभासों का देश है, लेकिन इन गंभीर चुनौतियों के अंधेरे में स्रोत कुछ उम्मीद की किरणें भी दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा? जैसे देखिए, देश की आबादी बेहद युवा है, उनमें ऊर्जा है, क्षमता है और बदलाव की एक आकांक्षा भी है। इथियोपियाई लोगों ने इतिहास में अविश्वसनीय लचीलापन दिखाया है, संकटों से उभरने की क्षमता दिखाई है। हाँ, ये बात तो है। तो अगर राजनीतिक स्थिरता हासिल की जा सके, संवाद और सुलह के रास्ते खोले जा सकें और जातीय तनावों को किसी तरह रचनात्मक ढंग से प्रबंधित किया जा सके, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहयोग और निवेश की संभावनाएं खुल सकती हैं। ये देश को एक ज्यादा स्थिर और शायद समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने में मददगार हो सकता है। लेकिन हाँ, रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। इथियोपिया की इस यात्रा और उसके वर्तमान मोड़ पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है। इतिहास की इतनी मजबूत विरासत और वर्तमान की इतनी जटिल चुनौतियां दोनों एक साथ मौजूद है। यहाँ एक अंतिम विचार शायद छोड़ा जा सकता है जिस पर गौर किया जाए। हाँ, बताइए। एक ऐसा राष्ट्र जिसकी स्वतंत्रता और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का इतिहास इतना लंबा और लगभग अटूट रहा हो, वो आधुनिक युग में जातीय विविधता पर आधारित संघीय ढांचे की जो जटिलताएं हैं और वैश्वीकरण के जो दबाव हैं, उनके साथ कैसे तालमेल बिठा सकता है? क्या ये मॉडल स्थायी साबित हो पाएगा? इथियोपिया जिस रास्ते पर चल रहा है, उसमें आने वाली सफलताएं या विफलताएं दुनिया भर के उन दूसरे बहुजातीय राष्ट्रों के लिए क्या सबक दे सकती हैं जो इसी तरह के आंतरिक विभाजनों और बाहरी दबावों का सामना कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब शायद हमें भविष्य में ही मिलेंगे।